अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग जीके के जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसे हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग टॉप के क्वेश्चन जो हम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है उनके लिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वह सामान्य ज्ञान का जो हम लोग का पार्ट 2 है उस सेशन को हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम पहले जो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने दिख रही है वह यह है कि आप लोग की देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 16 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि हिंद सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। चार ऑप्शन दिए गए, सोना, चांदी, लोहा या फिर आपका तांबा। देखिए सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी के निवासियों को सोने का ज्ञान था, ठीक है, चांदी का ज्ञान था, तांबा का भी ज्ञान था, लेकिन ये लोहे का ज्ञान नहीं था क्योंकि सिंधु घाटी के जो लोग थे वह आभूषण का निर्माण करते थे। ठीक है, आभूषण बनाते थे और वे जो आभूषण में प्रयोग करते थे वह सोना का प्रयोग करते थे, चांदी का, तांबा का प्रयोग करते थे, लेकिन यहां पर लोहे का प्रयोग कहीं भी देखने को नहीं मिला है। साथ ही यहां पे आप बताना चाहेंगे कि जो आपका तांबा है, तांबा के द्वारा तांबा और कांसा, ठीक है, तांबा और कांसा इन दोनों का प्रयोग करके वे लोग भाला या फिर चाकू का भी निर्माण वो लोग करते थे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसका नहीं उनको ज्ञान था तो वह लोहे का ज्ञान उनके पास नहीं था। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। देखिए प्रश्न नंबर 2 का रहा है, प्रश्न नंबर 2 यानी कि 17, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए एक सींग वाला बैल क्या था। यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनके लिए एक सींग वाला जो बैल था वह क्या था। देसी पशु था, विदेशी पशु, पवित्र पशु या फिर आपका बलि पशु था। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे उनके लिए जो एक सींग वाला बैल था वह पवित्र पशु माना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी यहां पर सही होगा क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे कि एक सींग वाले बैल की पूजा वो लोग करते थे। ठीक है, क्या करते थे, उसकी पूजा करते थे और एक सींग वाले जानवर जो है वह उनके लिए और भी महत्वपूर्ण था। यहां पे एक और बात यहां पे आपको नोट करना चाहेंगे कि एक सींग वाला बैल तो था ही, लेकिन वहां पर एक कुबड़ वाला सांड, ठीक है, कुबड़ वाले सांड, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछ भी सकता है कि कुबड़ वाले सांड जो थे उनका क्या महत्व था। तो कुबड़ वाले सांड के भी वो लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे घर बनाते थे, पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से या फिर पक्की ईंटों से। तो देखिए यहां पर सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह पक्की ईंटों से अपना घर बनाते थे। जी हाँ बिल्कुल, आप चौकन्ना न रहिए, न चौंकिए, क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे हमारे जो घर बन रहे हैं वह पक्की ईंटों से बन रहे हैं। वो आज से नहीं बन रहे बल्कि सिंधु सभ्यता जो काल है वह तब से पक्की ईंटों का निर्माण शुरू हो चुका था। ठीक है, और यह जो मकान होते थे वह 2 मंजिला हुआ करते थे। ठीक है, कितने होते थे, 2 मंजिला मकान यहाँ पर देखने को मिले गए हैं क्योंकि जब उत्खनन का कार्य किया गया था तो वहां पर 2 मंजिला मकान मिले और उस पर सीढ़ियों के भी निशान वहां पर देखने को मिले थे। इसलिए यहां पर कहा गया है कि जो घर बनते थे वह पक्की ईंटों से और 2 मंजिला रहते थे क्योंकि वहां पर सीढ़ियों के निशान मिले गए हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 19 है। दिया निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूछा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनाईमुडु है, जोधा बेट्टा है या फिर गुरु शिखर है या फिर महेंद्र गिरी है। तो यहां बताना चाहेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में अगर पूछे तो आपको अनाईमुडी लगाना है। क्या लगाना है, अनाईमुडी आपका सही आंसर होगा। समझ गए आप लोग। चलिए यहां पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं और प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 20, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अभी प्रश्न पूछा गया था दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन यह भारतीय प्रायद्वीप के बारे में पूछा गया है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वह आपकी अनाईमुडी है। क्या है आपका, अनाईमुडी। चाहे वह आपका दक्षिण भारत की बोले या फिर प्रायद्वीपीय भारत की, दोनों का आंसर एक ही होना चाहिए, अलग अलग ये नहीं कि आप लोग लगाकर चले आए। ठीक है,
आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। इस बुक में आप लोगों को सारे स्टडी मटेरियल आप लोग को मिल जाएंगे जो आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका कला वर्ग का सभी आपका, चाहे वो आप सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, सामान्य अभिरुचि या फिर आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है, ये आपका फुल स्टडी गाइड बुक है जिसमें आप लोग 27 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। साथ ही आपको 6 सॉल्व्ड पेपर भी मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पे आप लोग के इस बुक में मिल जाएंगे। आपको बार-बार सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक में आप लोग को सब कुछ दिया गया है और साथ ही साथ आप लोग को टॉपिक वाइज यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें मैं आप लोग को एक बार दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि किस प्रकार का बुक आप लोग के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। दिया है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी स्थित है? विंध्य पर्वत स्थित है, सतपुड़ा है, राजमहल है या फिर आपका अरावली पहाड़ी है। तो 21 का जो सही आंसर होगा वह बी सही होगा, यानी कि सतपुड़ा की जो श्रेणियां हैं वह स्थित है। देखिए सतपुड़ा की जो श्रेणियां है ना, वह उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। यानी कि नर्मदा नदी किस भाग में बहती है भाई? तो यह आपकी उत्तरी भाग में बहती है। ठीक है, उत्तरी भाग में बहती है। और अगर हम बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में, तो ताप्ती नदी जो बहती है वह दक्षिणी भाग पर बहती है। ठीक है, दक्षिणी भाग पर आपके ताप्ती नदी बहती है। और यानी कि जो हमारे सतपुड़ा श्रेणियां है ना, इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि जो सतपुड़ा श्रेणियां है वह उत्तरी भाग और दक्षिण भाग के मध्य में स्थित रहता है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 22। देखिए प्रश्न नंबर 22 कर रहा है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया है प्रश्न कि स्वतंत्र भारत, ठीक है, स्वतंत्र भारत के जो आपका सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या फिर आपका के एम मुंशी। अगर हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत की जो यहां पर संविधान का अध्यक्ष कौन थे, तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसके आंसर अगर मैं बात करूं तो राजेंद्र प्रसाद सही आंसर होगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां पर सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। वही आते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। दिया है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो 23 है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में जो कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष के बारे में आप लोग पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इनमें जो सही आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। दिया है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है किस अधिनियम में? यानी किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो देखिए अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वह शामिल किया गया है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए आपको बता दें कि 1935 से, यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसमें हमारा जो वर्तमान संविधान है इसमें बहुत सारे अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। यानी हमारा जो वर्तमान संविधान है इसमें बहुत सारे ऐसे अधिनियम है जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 26 में। दिया है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? निर्मात्री सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया भाई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, श्री अय्यर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करते हैं निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 27। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो 27 का जो सही आंसर होगा कि भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो लागू किया गया था वह लागू किया गया था स्वराज पार्टी ने 1934 में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 28। यह है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? देखिए आपको बताना चाहेंगे कि भारत में 5 ईयर प्लान रहा है। ठीक है, 5 ईयर प्लान आप लोग का रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी या फिर जब भारत का देश आजाद हुआ था। लेकिन 5 ईयर प्लान की जगह अब जो है वह नीति आयोग आ चुका है।
ठीक है, कौन आ गया है, नीति आयोग। अभी यहाँ पे प्रश्न अभी भी पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना से यूपी बीएड परीक्षा में कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वह कब से कब तक रहा था, ये आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि भारत में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ना वह रहा था आपका 2012 से 2017 के बीच में, यानी यह हमारा आखिरी पंचवर्षीय योजना भी इसको कह सकते हैं, लास्ट 5 ईयर प्लान ये आप लोग कह सकते हैं। क्योंकि यह लास्ट 5 ईयर प्लान इसलिए था क्योंकि इसके बाद नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। बात है प्रश्न नंबर 29 दिया है 20 सूत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम सर्वप्रथम आरंभ किया गया था 1969 में, 1975 में, 1970 में या फिर 1980 में। तो जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 29 का कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो सर्वप्रथम लागू किया गया था वह 1975 में आप लोगों का लागू किया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि अप्रैल 1992 से लेकर मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू रही थी, छठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं, 8वीं या फिर आपका क्रमानुगत योजना। तो प्रश्न नंबर जो 30 है इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहां पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, कुल लगभग 30 क्वेश्चन हम लोगों ने आज सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का सेशन होगा उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन को शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।